नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आनुवंशिकी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने द्विसंकर संकरण प्रयोग अर्थात डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पहले की व्याख्यान में मैंने एक संकर संकरण प्रयोग के बारे में चर्चा की थी। हमने देखा था कि एक संकर संकरण प्रयोग इस प्रकार के संकरण प्रयोग होते हैं जिसमें किसी एक लक्षण की वंशानुगति को ध्यान में रखकर प्रयोग किया जाता है। अर्थात इसमें मान लीजिए कि पौधे की लंबाई का लक्षण है, अथवा बीज के आकार का लक्षण है, अथवा बीज के रंग का लक्षण है, तो किसी एक लक्षण की वंशानुगति किस प्रकार से होती है, F1PD में किस प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं, उनका लक्षण प्ररूप क्या रहता है, उनका जीन प्ररूप क्या रहता है, उन पादपों के मध्य स्व परागण कराने पर F2PD में किस प्रकार के पादप या किस प्रकार के लक्षणों वाले जीव प्राप्त होते हैं। तो ये सब हम जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर करते हैं तो वो एक संकर संकरण प्रयोग होता है। आज हम द्विसंकर संकरण के बारे में चर्चा करेंगे। जब हम इसी प्रकार किन्हीं दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए उन दो लक्षणों के वंशानुगति किस प्रकार से होती है उस पर अगर हम संकरण प्रयोग करते हैं तो द्विसंकर संकरण प्रयोग कहलाता है। मेंडल ने अपने कार्य के दौरान पहले मोनोहाइब्रिड या एक संकर संकरण प्रयोग किए थे, उसके बाद में उन्होंने द्विसंकर संकरण प्रयोग किए। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो द्विसंकर संकरण प्रयोग को समझने के लिए यहाँ बीज के किन्हीं दो लक्षणों को आधार मानकर उनकी वंशानुगति से किस प्रकार से होती है उससे संबंधित हम यहाँ पर एक प्रयोग के परिणाम देखेंगे। तो यहाँ पर बीज के रंग और बीज के आकार, इन दो लक्षणों की वंशानुगति के प्रयोग हम करेंगे। तो मेंडल ने जिन विपर्यासी लक्षणों का चयन किया था उनमें ये बीज का कलर और बीज का आकार भी थे। तो बीज के रंग दो प्रकार के रंग के आधार पर दो प्रकार के बीज दिखाई देते हैं, एक पीले और दूसरे हरे। यहाँ पीले रंग का जो लक्षण है वो हरे रंग के लक्षण पर प्रभावी है, अर्थात पीले रंग का एलील जब मौजूद होता है तो हरे रंग को प्रकट करने वाला एलील उसकी उपस्थिति में अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता। दूसरा जो बीज के आकार का लक्षण है, इसमें भी दो प्रकार के आकार के आधार पर बीज दिखाई देते हैं, जिसमें एक गोल आकार और दूसरा झुर्रीदार। इसमें गोल आकार का लक्षण झुर्रीदार आकार के लक्षण पर प्रभावी है। तो मेंडल ने पहले पीले रंग व गोल आकार के बीज वाले पादपों को चयन किया और ये शुद्ध वंशक्रम उनका प्राप्त किया। यहाँ पर शुद्ध वंशक्रम से वही तात्पर्य रहेगा कि अर्थात पीले व गोल बीज आकार वाले पादपों के मध्य लगातार कई पीढ़ियों तक हम स्वपरागण कराते रहें तो सभी पादप पीले व गोल आकार के बीज वाले ही प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार के जो पादप हैं वो शुद्ध वंशक्रम या ट्रू ब्रीडिंग कहलाएंगे। तो ऐसे पीले रंग व गोल आकार के बीज वाले पादपों का चयन किया। उसी प्रकार हरे व झुर्रीदार आकार के बीज वाले पादपों का भी चयन किया गया। और जब इन पादपों के मध्य संकरण करवाया गया तो देखा कि F1PD में जो सारे पादप हैं उनके जो बीज हैं वो पीले रंग और गोल आकार के हैं, अर्थात उन दोनों पादपों के मध्य इस प्रकार पेरेंटल पादपों के मध्य क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाया गया, उनसे बीज प्राप्त किए गए। उनको देखा तो उनके जो बीज थे वो पीले रंग के और गोल आकार के थे। जब ऐसे पादपों के मध्य स्वपरागण करवाया और जब F2PD प्राप्त की तो यहाँ पर मेंडल को आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि F2PD में यहाँ पर 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप प्राप्त होते हैं। वो 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप इस प्रकार थे, इसमें पीले व गोल आकार के बीज भी थे, दूसरे हरे व झुर्रीदार आकार के जो जनकीय लक्षण थे, अर्थात ये जनक पादपों में मौजूद थे, लेकिन 2 नए प्रकार के संयोजन यहाँ पर दिखाई दिए, जिसमें एक पीले रंग के साथ झुर्रीदार आकार और दूसरा हरे रंग के साथ गोल आकार। इस प्रकार के 2 नए कॉम्बिनेशन या 2 नए संयोजन भी मेंडल को देखने को मिले। तो मेंडल ने जब अपने सांख्यिकी आधार पर उनका विश्लेषण किया तो उसका विश्लेषण हम देख सकते हैं ऊपर एक्सपेरिमेंट में। इस चार्ट के द्वारा हम इसको इस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। चूँकि हमने पेरेंटल पादप में पीले रंग व गोल आकार के बीज का पादप लिया है तो उनका जो जीनोटाइप होगा, चूँकि शुद्ध वंशक्रम है, उसका जीनोटाइप Y और कैपिटल R होगा। उसी प्रकार हरे व झुर्रीदार बीज के लिए जीनोटाइप जो एकमात्र पॉसिबल है वो स्मॉल y और स्मॉल r होगा। जब इनके युग्मक बनेंगे तो युग्मक यहाँ पर दोनों पादपों से एक ही प्रकार की युग्मक बनेंगे जो Y और कैपिटल R होगा पहले पादप से, और दूसरे पादप से स्मॉल y स्मॉल r होगा। और जब युग्मकों के मध्य निषेचन होगा तो जो जाइगोट बनेगा
उसका जीनोटाइप कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई आएगा, दूसरा कैपिटल आर के साथ यहाँ स्मॉल आर आ गया। चूँकि यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों मौजूद हैं तो उनका लक्षण प्ररूप पीला रंग व गोल आकार ही होगा। जब ऐसे पादपों के मध्य स्वपरागण करवाया तो अब यहाँ पर 4 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं, 4 प्रकार की संभावनाएं यहाँ पर युग्मकों की बनती हैं और चारों की संभावनाएं चूँकि बराबर बराबर बनती हैं तो यहाँ पर जो नर जननांग की कोशिका है उसी से भी 4 प्रकार के नर युग्मक बनेंगे और मादा जननांग की कोशिका से भी 4 प्रकार के मादा युग्मक बनेंगे। और ये युग्मक इस प्रकार होंगे जिसको हम एक चार्ट के रूप में दर्शा सकते हैं। तो 4 प्रकार के जो युग्मक होंगे उसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर का युग्मक होगा, दूसरा स्मॉल वाई कैपिटल आर होगा, तीसरा कैपिटल वाई स्मॉल आर होगा और चौथा स्मॉल वाई स्मॉल आर होगा। उसी प्रकार से 4 प्रकार के मादा युग्मक बनेंगे। जब इन नर युग्मकों और मादा युग्मकों के मध्य निषेचन होगा तो सभी प्रकार के जो संभावित जायगोट हैं हम उसको चार्ट के हिसाब से दिखा सकते हैं, या आप पहले से करते आ रहे हो। तो यहाँ पर ये सभी प्रकार के संभावित जायगोट हम देख सकते हैं। इन जायगोट का हम जीनोटाइप के आधार पे, चूँकि हम प्रभाविता का सिद्धांत यहाँ लागू करेंगे, तो जहाँ पर भी कैपिटल वाई होगा वह बीज उस पादप के बीज पीले होंगे और अगर एक भी कैपिटल आर है तो उसका आकार गोल होगा। तो सभी का लक्षण प्ररूप हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इस लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप को जब हम उसका विश्लेषण करेंगे और जब उनका लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात देखते हैं तो वो इस प्रकार प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पर 4 प्रकार के फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप हमें दिखाई देंगे, जिसमें 2 जनकीय हैं, पीले व गोल, दूसरा हरा व झुर्रीदार। लेकिन 2 नए प्रकार के संयोजन प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात पीले रंग के साथ झुर्रीदार आकार भी प्राप्त होता है और हरे रंग के साथ गोल आकार भी प्राप्त होता है। जब इनका हम विश्लेषण करते हैं तो उनका रेशियो जो है, तो वो रेशियो या फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 9:3:3:1 प्राप्त होता है। अर्थात सर्वाधिक 9 पादप, 16 में से सर्वाधिक 9 पादप ऐसे होंगे जिनके बीज पीले व गोल होंगे, 3 पादप ऐसे होंगे जिनके बीज पीले व झुर्रीदार होंगे और 3 पादप ऐसे होंगे जिनके बीज हरे व गोल होंगे और 16 में से 1 पादप कोई ऐसा होगा जिसके जो बीज होंगे वो हरे व झुर्रीदार होंगे। तो ये 4 प्रकार के फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार उन 16 जायगोट में से 9 प्रकार के जीन प्ररूप हमें दिखाई देते हैं। तो वो जो 9 प्रकार के जीन प्ररूप हैं उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप ये कैसे बनाते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको कैसे बनाया जाता है। सिंपली उसको किस प्रकार आप बना सकते हैं। यहाँ आपको रेशियो याद रखना होगा। वो रेशियो रहेगा 1:2:1:2:4:2:1:1:2:1। तो ये रेशियो हम किस प्रकार से इनके जीनोटाइप और ये रेशियो हम याद रखें, इसको याद रखने का एक तरीका है। आप सबसे पहले 3 जगह लिख लीजिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर आप 3 जगह लिख लीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आप 3 जगह लिख लीजिए स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर आप ये जो आपने 9 जगह लिखा है उसके आगे क्रम से लिखते जाइए। सबसे पहले लिखिए कैपिटल आर, फिर लिखिए कैपिटल आर, फिर लिखिए स्मॉल आर। फिर उसको रिपीट कीजिए, अर्थात कैपिटल आर, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। फिर उसको रिपीट कीजिए कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो इस प्रकार से आपके ये 9 प्रकार के जीनोटाइप बन जाएंगे। रेशियो आपको याद रखना होगा, पहले 1:2:1 और फिर इसका डबल 2:4:2 और फिर वापस वहीं 1:2:1। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार के जीनोटाइप दिखाई देते हैं और कुल यहाँ पर 16 प्रकार के जायगोट बनेंगे। तो यहाँ पर जो 9 प्रकार के जीनोटाइप हमें दिखाई दे रहे हैं वो 9 प्रकार के जीनोटाइप कुल मिला के 4 प्रकार के फिनोटाइप को प्रदर्शित करेंगे। अर्थात 1 से अधिक प्रकार के जीनोटाइप किसी एक फिनोटाइप के लिए होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना कि हरा व झुर्रीदार जो लक्षण प्ररूप है या जो फिनोटाइप है उसका केवल एकमात्र जीनोटाइप संभव है और वो है स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो इस प्रकार से द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पे मेंडल ने देखा कि जब लक्षणों की वंशानुगति होती है तो किसी एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति को प्रभावित नहीं करती है। तो इस द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पे मेंडल
ने एक कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला, या उसके आधार पे फिर एक नया नियम प्रतिपादित हुआ जिसको स्वतंत्र अपयूहन का नियम अर्थात लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहा जाता है। तो हम इस नियम के आधार पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को समझ सकते हैं, ये क्या है इसको हम समझ सकते हैं। तो यह द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। यह नियम यह कहता है कि जब किसी एक लक्षण की वंशानुगति, जब हम एक से अधिक लक्षणों की वंशानुगति की चर्चा करते हैं तो किसी एक लक्षण की वंशानुगति किसी दूसरे लक्षण की वंशानुगति को प्रभावित नहीं करती है, अर्थात प्रत्येक लक्षण की वंशानुगति स्वतंत्र होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एक लक्षण की वंशानुगति के लिए समजात गुणसूत्रों पर उपस्थित जो एलील्स का जोड़ा है या जो जीन का युग्म है, वह जीन का युग्म किसी दूसरे लक्षण की वंशानुगति के लिए उत्तरदायी जीन युग्म या एलील युग्म के पृथक्करण को प्रभावित नहीं करता है। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बीज के कलर का जो लक्षण के लिए जो उत्तरदायी जीन है कैपिटल वाई या हम कह सकते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसी प्रकार से जो बीज के आकार के लिए उत्तरदायी जो जीन युग्म है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वाई का पृथक्करण आर के पृथक्करण को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पर हम F1PD के पादप को देखें तो F1PD का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो यहाँ पर एक जो जीन एलील है उनका जो युग्म है वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है, और दूसरे लक्षण का जो एलील का युग्म है वो कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का जो पृथक्करण है, यानी ये अपने स्वतंत्र रूप से अलग अलग होंगे और कैपिटल आर और स्मॉल आर स्वतंत्र रूप से अलग अलग होंगे। तो जब ये अलग होकर युग्मकों में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर भी जा सकता है, उसकी संभावना भी उतनी ही है जितनी कैपिटल वाई के स्मॉल आर के साथ जाने की संभावना है। उसी प्रकार स्मॉल वाई का कैपिटल आर के साथ जाने की संभावना भी उतनी ही है जितनी स्मॉल वाई का स्मॉल आर के साथ जाने की संभावना है। ये बिल्कुल एक सिक्के को उछालने की तरह है, यानी जब हम पहली बार सिक्के को उछालते हैं तो हेड और टेल आने की जो प्रायिकता है, वह प्रायिकता या वह संभावना जब हम दूसरी बार सिक्के को उछालें तो उस टाइम हेड और टेल आने की प्रायिकता को प्रभावित नहीं करता है। अर्थात एक घटना दूसरी घटना से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो इसी कारण से जो 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं, उन चारों प्रकार के युग्मक बनने की प्रायिकता या उनकी संभावना बिल्कुल बराबर है, अर्थात उनकी संभावना प्रत्येक की संभावना 25% है। उसी प्रकार मादा युग्मकों में भी वही संभावना बनती है। तो यह समान संभावना होने के कारण फिर जब F2PD हम प्राप्त करते हैं तो 4 प्रकार के लक्षण प्ररूप हमें दिखाई देते हैं, यानी ये पीले रंग के साथ झुरीदार का लक्षण भी आ सकता है और हरे रंग के साथ गोल आकार का लक्षण भी आ सकता है। तो स्वतंत्र अपयूहन का नियम यही कहता है कि एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति को प्रभावित नहीं करती है, और इसी कारण से F2PD में 4 प्रकार के लक्षण प्राप्त होते हैं। हालांकि मेंडल ने इस नियम को दिया या उन्होंने इस प्रकार का निष्कर्ष निकाला उस समय के लिए सही था, और मेंडल ने किसी दूसरी प्रकार की सिचुएशन को फेस भी नहीं किया या इससे अलग हटकर मेंडल ने कोई परिणाम नहीं देखे। लेकिन बाद के प्रयोगों में यह देखा गया कि यह नियम सार्वत्रिक नहीं है, सभी जगह हम इसको लागू नहीं कर सकते। यह नियम तभी लागू होता है जब किसी एक लक्षण के लिए जीन किसी अलग गुणसूत्र पे मौजूद हों और दूसरे लक्षण के जीन किसी दूसरे गुणसूत्रों के जोड़े पे मौजूद हों, तब वे स्वतंत्र अपयूहन के नियम की पालना करते हैं। लेकिन यदि किन्हीं 2 लक्षणों के जीन किसी एक ही गुणसूत्र पे मौजूद होते हैं तो वह उस नियम की पालना नहीं करते, और ऐसे जीन सहलग्न या लिंक्ड जीन कहलाते हैं, और यह संकल्पना सहलग्नता या लिंकेज कहलाती है। आगे जाकर मॉर्गन ने जब फलमक्खी पे प्रयोग किए तो उन्होंने सहलग्नता को देखा और सहलग्नता क्या होती है उसको समझाया, जिसको हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी एक ही गुणसूत्र पे किन्हीं एक से अधिक लक्षणों के जीन मौजूद होते हैं तो वे स्वतंत्र अपयूहन के नियम की पालना नहीं करते। इस प्रकार के जीन की एक साथ जाने की प्रायिकता रहती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि कैपिटल वाई के साथ अगर कैपिटल आर एक ही गुणसूत्र पे मौजूद है तो वो हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही रहेगा, उसके साथ स्मॉल आर आने की संभावनाएं नहीं होंगी जब तक कि उनके मध्य क्रॉसिंग ओवर नहीं होता हो। तो स्वतंत्र अपयूहन के नियम का जो अपवाद है वो लिंकेज है, सहलग्नता है, अर्थात जहाँ सहलग्नता मौजूद होगी वहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। इसको हम आगे जब लिंकेज के बारे में हम पढ़ेंगे तब इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये था मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग। इस प्रकार के दूसरे एग्जाम्पल लेकर भी हम इस प्रकार के प्रयोग कर सकते हैं, और इसके आधार पर जो मेंडल ने दिया जो नियम दिया स्वतंत्र अपयूहन का नियम या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको हम समझ सकते हैं।
आगे मैं इसके संबंधित कुछ आपको असाइनमेंट दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिनको आपको सोल्व आउट करना है। अब हम अर्धसूत्री विभाजन के आधार पर जैसे हमने एक संकर संकरण प्रयोग को समझा था या प्रभाविता के नियम और पृथक्करण के नियम को समझा था, उसी आधार पर हम स्वतंत्र अपयूहन के नियम को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आप ये चित्र देख रहे हैं, इसको देखिए। यहाँ पे मैंने जैसे पिछले जब मैंने उसको समझाया था तब मैंने प्रत्येक गुणसूत्र को 2 क्रोमेटिड के रूप में दिखाया था। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों क्रोमेटिड पे जीन वही रहते हैं। यहाँ पे मैं उसको ये ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए क्रोमेटिड के रूप में नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि प्रत्येक गुणसूत्र को एक सिंगल क्रोमेटिड के रूप में ही दिखा रहा हूँ। तो आप उससे कन्फ्यूज मत होना, परिणाम वही आते हैं। तो यहाँ पर जो पेरेंटल प्लांट हैं, जो जनकीय पादप हैं, इसमें एक नर पादप है जो शुद्ध वंशक्रमी पीले व गोल बीज वाला है। दूसरा पादप शुद्ध वंशक्रमी हरे व झुर्रीदार बीज वाला है। उसके जीनोटाइप मैंने दिखाए हैं। यहाँ पर जब हम इसकी कोशिका जो युग्मक बनाती है उसकी कोशिकाओं में गुणसूत्रों का विन्यास देखें तो ये दोनों लक्षणों के जो जीन हैं वो अलग अलग गुणसूत्रों पे मौजूद हैं, अर्थात कैपिटल वाई अलग है और कैपिटल आर का जीन अलग है। उसके जोड़ीदार गुणसूत्र दूसरे पर भी कैपिटल वाई है, यहाँ पर दूसरे के सामने कैपिटल आर है। उसी प्रकार हरे व झुर्रीदार बीज वाले में भी हम देख सकते हैं स्मॉल वाई, और दूसरा जो एलील है जो आकार के लिए वो स्मॉल आर है, उसके जोड़ीदार गुणसूत्रों पर भी वही हैं। तो जब ये कोशिकाएं युग्मक बनाएंगी तो चूंकि कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आएगा, जब ये मेटाफेज प्लेट पे विन्यासित होंगे M1 या मेटाफेज 1 में विन्यासित होंगे तो एक ही प्रकार का विन्यास संभव होगा। कैपिटल वाई के सीध में कैपिटल आर रहेगा क्योंकि दोनों तरफ वही है। तो एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, चाहे ऊपर वाले युग्मक लें चाहे नीचे वाले, तो सभी युग्मक एक समान होंगे, यानी ये समयुग्मजी पादप है, युग्मक एक समान बनेंगे। तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाले युग्मक बनेंगे। उसी प्रकार दूसरा जो मादा पादप है उसी से भी एक ही प्रकार के युग्मक बनेंगे, इसमें स्मॉल वाई और स्मॉल आर होगा। जब इन युग्मकों के मध्य निषेचन होगा और जायगोट बनेगा और वापस गुणसूत्र जोड़ों में प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो गुणसूत्रों का विन्यास है ये चेंज हो गया है। अब कैपिटल वाई का दूसरा जो समजात गुणसूत्र है उसके सामने स्मॉल वाई वाला एलील मौजूद है। उसी प्रकार कैपिटल आर के गुणसूत्र के सामने जो दूसरा समजात गुणसूत्र है उस पर स्मॉल आर मौजूद है। चूंकि यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर हैं जो प्रभावी एलील हैं, इस कारण से जो लक्षण प्ररूप होगा वो प्रभावी एलील का ही दिखाई देगा, अर्थात ऐसे पादप पीले व गोल बीज वाले ही होंगे। परंतु यहाँ पर जीनोटाइप में स्मॉल वाई और स्मॉल आर भी उपस्थित है। जब ऐसे पादपों के मध्य स्वपरागण करवाया जाता है तो उसकी एक जो पुंकेसर की कोशिका में भी यही जीनोटाइप होगा, इसके जयांग में भी यही जीनोटाइप होगा। अब यहाँ पर हम ध्यान से आप देखिएगा कि जब ये पादप युग्मक निर्माण करेगा तो युग्मक निर्माण के दौरान इसके यहाँ पर एक नर जननांग की कोशिका में की मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो ये कोशिका जिसका जीनोटाइप कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर है, इसमें ये गुणसूत्रों का विन्यास इस प्रकार से है। तो जब यह कोशिका युग्मक निर्माण के लिए जाएगी तो अब यहाँ पर मेटाफेज 1 या मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज 1 में यहाँ पर 2 प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं। 2 प्रकार की स्थितियाँ ऐसे हो सकती हैं। पहली स्थिति ये है कि कैपिटल वाई के सीध में कैपिटल आर हो, क्योंकि गुणसूत्र जब मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होते हैं तो उनका अरेंज होना या उनका व्यवस्थित होना बिल्कुल यादृच्छिक होता है, यानी वाई वाला गुणसूत्र जिस पे वाई जीन मौजूद है उसका विन्यासित होना आर जीन वाले गुणसूत्र के विन्यासित होने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो 2 प्रकार के विन्यास यहाँ पर संभव हो सकते हैं, अर्थात कैपिटल वाई के सीध में कैपिटल आर आए और स्मॉल वाई के सीध में स्मॉल आर जीन वाला गुणसूत्र आए। और दूसरा विन्यास ये हो सकता है कि कैपिटल वाई के सीध में स्मॉल आर वाला जीन आए और स्मॉल वाई के सीध में कैपिटल आर वाला जीन आए। उसी प्रकार से जो मादा जननांग या मादा युग्मक बनाने वाली कोशिका है उसी में भी 2 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं जो सेम होंगी। लेकिन जब इन दोनों स्थितियों के आधार पर युग्मक बनेंगे तो हम पहले स्थिति फर्स्ट पे विचार करते हैं। आप देख सकते हो कि स्थिति फर्स्ट में जब युग्मक बनेंगे तो कैपिटल वाई और कैपिटल आर दोनों किसी एक युग्मक में जाएंगे और स्मॉल वाई और स्मॉल आर दोनों एक युग्मक में जाएंगे। तो यहाँ पर स्थिति फर्स्ट से 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे जिसको टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड कह सकते हैं। और स्थिति सेकंड से यहाँ पर 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे, अर्थात यहाँ पर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आता है और स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आता है। तो कुल मिला के प्रत्येक जो युग्मक बनाने वाली कोशिका है उससे यहाँ पर अब 4 प्रकार के युग्मक हमें दिखाई देंगे।
वो 4 प्रकार के युग्मक हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से मादा जननांग बनाने वाली मादा जननांग की कोशिका जो मादा युग्मक बनाती है, उसी से भी ये 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे। तो जब ये चारों प्रकार के युग्मकों के मध्य निषेचन होगा, तो निषेचन के बाद में यहाँ पर 9 प्रकार के जाइगोट या जीनोटाइप बनते हैं, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। तो वो 9 प्रकार के जाइगोट या जो जीनोटाइप कैसे हैं उसको दिखाने का, उसको लिखने का मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया था। ये मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। उनका रेशियो आपको याद रखना होगा। आप उसको चार्ट के द्वारा भी बना सकते हैं या आप उनको सीधा ऐसे बना सकते हैं। तो ये रेशियो आपको याद रखना होगा। तो पहले जो 2 जीनोटाइप हैं, जिसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर है, और दूसरा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये जो 3 जो पादप होंगे, इनका जो फिनोटाइप होगा वो पीला व गोल बीज होगा। दूसरा जो जीनोटाइप है, या हम कह सकते हैं इस पूरी श्रृंखला में तीसरा जो जीनोटाइप है, इसका फिनोटाइप पीला व झुरीदार। उसके बाद में जो 2 हैं उनके पीले व गोल, फिर आगे वाले का पीले व झुरीदार, फिर जो अगले 2 हैं उनका हरा व गोल, और फिर जो अंतिम है उसका हरा व झुरीदार होगा। तो इस प्रकार से द्विसंकर संकरण प्रयोग को हम अर्धसूत्री विभाजन के आधार पर समझ सकते हैं। तो यहाँ हमें ये चीज़ समझना जरूरी है कि यहाँ पे जो प्रत्येक लक्षण के लिए जो जिन 2 लक्षणों का हमने चयन किया है, उनके जो एलील हैं वो 2 अलग अलग गुणसूत्रों पे मौजूद हैं, और मियोसिस फर्स्ट ही वह परिघटना है या वह संभावना है जहाँ पर अलग अलग प्रकार के या जो 4 प्रकार के युग्मक बनने की बराबर संभावनाएं बन जाती हैं। यानी मियोसिस फर्स्ट के दौरान जब मेटाफेज प्लेट पे या मेटाफेज फर्स्ट के दौरान जब समजात गुणसूत्र व्यवस्थित होते हैं, तो उनका एक गुणसूत्र के जोड़े का व्यवस्थित होना किसी दूसरे गुणसूत्र के जोड़े के व्यवस्थित होने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। उनका ये व्यवस्थित होना बिल्कुल यादृच्छिक होता है। तो यहाँ पर जब हम 2 लक्षणों की चर्चा करते हैं तो हम 2 समजात गुणसूत्रों के जोड़ों की बात करते हैं। उसी प्रकार से जब हम त्रिसंकर संकरण प्रयोग करेंगे तो हम 3 लक्षणों की संभावनाओं की बात करेंगे। तब हम ऐसे 3 समजात गुणसूत्रों के जोड़े को अरेंज करेंगे, तो तब इससे 4 से अधिक प्रकार की युग्मक बनने की संभावनाएं हो जाएंगी। यानी तब ऐसी स्थिति में हम 8 प्रकार के युग्मक बना पाएंगे। तो ये द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर जो स्वतंत्र अप्यून का नियम बताता है वो यही बताता है कि एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण की वंशानुगति को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती है, लेकिन यह तभी लागू होता है जब उनके जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर मौजूद हों। अगर वो जीन किसी एक ही गुणसूत्र पर मौजूद होते हैं तो उनकी एक साथ युग्मकों में जाने की प्रवृत्ति होती है, जिसको लिंकेज या सहलगनता कहा जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे की कक्षाओं में बाद में करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आगे वाले लेक्चर में आपको असाइनमेंट के रूप में दूंगा। आप उसको सोल्व आउट करना, और अगर आप अच्छी तरह से करते हो तो मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। आगे की कक्षा जब तक लाएं तब तक आप इसको देखें, समझें। धन्यवाद।